BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा विषय है आज का सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत आज का हमारा पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेल, अर्थात कोशिका तथा कोशिका के अंग। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमने अब तक जो जाना है पिछली कक्षाओं में उस पर चर्चा करते हैं। एक जनरल चर्चा करते हैं किस तरह से एक छोटे छोटे घटकों से बड़ा घटक तैयार होता है, जैसे कि वर्ण, अक्षर। आपको पता है, आप सीखते हैं वर्णमाला के अक्षर। फिर अक्षर से आप धीरे धीरे शब्द बनाना सीखते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनता है, वाक्य जोड़कर परिच्छेद पैराग्राफ बन जाता है। और ऐसे कई परिच्छेद से हमारा एक पाठ या लेसन तैयार हो जाता है। और ऐसे कई लेसन को मिलाकर एक बुक या पुस्तक का निर्माण होता है। तो किस तरह से एक बड़े घटक का निर्माण होता है, उसके छोटे छोटे घटकों से। उसी प्रकार बच्चों, तो यहाँ पर किसी पुस्तक की सबसे छोटी इकाई अंग उसका अक्षर है, जिसका कि कोई अर्थ होता है, यानी हम उसे पहचान सकते हैं। अब हमारा शरीर एक बड़ा घटक है, लेकिन बच्चों शरीर के अंदर कई विविध प्रकार के अंग संस्थान हैं। जैसे भोजन को पचाने वाला पाचन संस्थान, श्वसन क्रिया करने वाला श्वसन संस्थान, रक्त को पूरे शरीर में दौड़ाने वाला रक्त विसरण संस्थान। ऐसे कई तरह के संस्थान हमारे शरीर में हैं। ये अंग संस्थान कई अंगकों से मिलकर बने होते हैं। आहार नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे अलग अलग अंगों से मिलकर यह संस्थान बनता है। तो अंग संस्थान अंगों से मिलकर बनते हैं। और ये अंग जो है कई प्रकार के टिश्यू या ऊतकों से बनते हैं। और प्रत्येक ऊतक जो है वो उससे छोटी छोटी कोशिकाओं से बनते हैं, यानी सेल से बनते हैं। तो हमने देखा ये सजीव की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है, जिसे हम मेरी आंखों से नहीं देख सकते। छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से अंग संस्थान बनते हैं, और कई अंग संस्थान मिलकर एक सजीव शरीर का निर्माण करते हैं।
तो किसी सजीव की सबसे छोटी इकाई या अंग है उसकी प्रत्येक कोशिका। और आज हम इस कोशिका के बारे में ही एक सामान्य जानकारी लेंगे कि इस कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग हैं और वह किस तरह से क्या कार्य करते हैं। एक छोटी कोशिका जो कार्य करती है, हमारा शरीर भी वही कार्य करता है, या हम यूँ कहें हमारा शरीर जो कार्य करता है वह सभी कार्य कोशिकाओं के अंदर ही होते रहते हैं। अब ये कोशिका तो बहुत छोटी है, इसलिए इसे हम कैसे देख पाते हैं? तो इसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देख सकते हैं। ये विविध प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं। सबसे टॉप में नेत्रिका, फिर नलिका, स्थूल समायोजन एडजस्टमेंट का है, और मंच जो है उस पर वस्तु जिसका निरीक्षण करना है उसे रखा जाता है, और लेंस को एडजस्ट करके, प्रकाश स्रोत का फोकस एडजस्ट करके निरीक्षण किया जाता है। आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र आपके शाला के प्रयोगशाला में देखने को मिल सकता है। आवश्यकता अनुसार लेंस को एडजस्ट करके हम निरीक्षण करते हैं। तो ये है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सामान्य तौर पर बच्चों आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर, और एक छोटी मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर का आकार बैठ सकता है। यानी एक छोटे से मिलीमीटर का 1000 टुकड़ा करें, एक माइक्रोमीटर बनता है, और उसमें एक माइक्रोमीटर का 1000 टुकड़ा करें, भाग करें, तो 1 नैनोमीटर बनता है। यानी कितना सूक्ष्म होता है। 1 मिलीमीटर हम बड़े मुश्किल से स्केल में देखते हैं, और उसका 1000 और फिर 1000 गुना उसके अगर हम भाग करें तो हम बिल्कुल देख नहीं सकते। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हमारी इस कार्य में मदद करता है, और एक छोटी सी इकाई को जब देखना हो तो इस प्रकाश स्रोत से वह चमककर प्रकाश स्रोत आता है, और यहाँ पर वस्तु या घटक रखा जाता है, उसके ऊपर लेंस को एडजस्ट करके देखा या निरीक्षण किया जाता है। तो उसका आवर्धन होता है, यानी हम उसको जूम करते करते बड़े रूप में देखते हैं। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र में ये 2 भाग अगर हम देखना है, एक ब्लैक और ब्लू डॉट, ब्लैक डॉट को हम ऐसे ही रखते हैं, ब्लू को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखें तो किस तरह से वह 1 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर हुआ, 10 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर से 1000 माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर में, और माइक्रोमीटर से नैनोमीटर जैसा आवर्धन वह करता है। और इसको नज़दीक से देखते देखते हमें इसके अंदर अगर कोई घटक है, सूक्ष्म जीव है, तो वह हमें दिखाई देता है। अगर पानी की बूंद है उसमें हो सकता है इस तरह से कुछ सूक्ष्म जीव नजर आ जाएं। तो हमें कोशिका को देखना हो तो भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का ही उपयोग करना होगा। कोशिकाएं 2 प्रकार की हम देखेंगे, प्राणियों में स्थित कोशिका और वनस्पतियों में स्थित कोशिका। दोनों कोशिका के बारे में सामान्य चर्चा हमने 7वीं कक्षा में की है। दोनों कोशिका की
रचना अर्थात अब ये कोशिका बहुत सूक्ष्म है, हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देता है और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे भाग भी हैं। सामान्यतः प्राणी कोशिका का आकार 10 से 30 माइक्रोमीटर है लंबा, और जबकि वनस्पति कोशिका का 10 से 100 माइक्रोमीटर लंबा यह हो सकता है। उसके विविध अंग या भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उस पर हमें अभी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। वनस्पति और प्राणी कोशिका में कुछ एक अंग ऐसे हैं जो कि दोनों में नहीं पाए, जबकि ऐसे कई अंग हैं जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आप हरे रंग का जो देख रहे हैं उसे हम प्राणी कोशिका कहते हैं, और जो थोड़ा सा ब्राउनिश रेड में दिख रहा है वह प्राणी कोशिका है। वनस्पति कोशिका में आप देख रहे हैं बाहर बॉर्डर है, किनारा है, दीवार है, भीत है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में उसका अभाव है। उसी प्रकार रंगीन भागों के लिए क्लोरोप्लास्ट है वनस्पति कोशिका में, प्राणी कोशिका में लवक, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता। तो इस तरह से ये दोनों कोशिकाएं हैं, एक है वनस्पति कोशिका, दूसरी है प्राणी कोशिका। जो उनके भाग आप देख रहे हैं, कुछ भाग दोनों में है, राइबोसोम फैले हुए हैं, कोशिका पटल प्राणी कोशिका का पहला आवरण, जबकि वनस्पति कोशिका का यह दूसरा आवरण यानी कोशिका भित्ति के बाद का आवरण है, लेकिन दोनों में है। उसी प्रकार गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी संकुल दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में है, अंतर्द्रव्य जालिका दोनों में है, वैक्यूल्स रिक्तिका दोनों में है। वनस्पति कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका देख रहे हैं, प्राणी कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं दिखाई दे रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तंतुकणिका पावर हाउस जो होता है, एनर्जी सप्लायर, वह दोनों कोशिकाओं में होता है। कोशिका द्रव्य फैला हुआ भाग कोशिका के अंदर, तो हम कोशिका के प्रमुख भाग जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल, जो कि वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका का बाह्य आवरण होता है। तो शैवाल, कौवा वनस्पति कोशिकाओं के चारों ओर ये पाई जाती है, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका पटल या कोशिका भित्ति के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत तथा लचीला आवरण है यह। सामान्यतः यह कार्बोहाइड्रेट या कार्बोजी पदार्थ से बने होते हैं। कोशिका का संरक्षण करने का कार्य करेगा, क्योंकि यह तो बाहरी दीवार है। उसके बाद दूसरा अंग है कोशिका पटल।
प्रसर कला, कोशिका पटल। यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला पतला, कोमल, लचीला आवरण है। प्राणी कोशिका का यह पहला आवरण है, जबकि वनस्पति कोशिका में यह कोशिका भित्ति के बाद पाया जाता है। तो यह कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग रखता है। उसके बाद कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त जो द्रव्य रूप भाग है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका पटल और केंद्रक के बीच वाले अंतराल में होता है। और कोशिका के जितने भी अंग हैं बाकी वो सब इसी कोशिका द्रव्य में फैले बिखरे होते हैं। तो अब ये फैले बिखरे अंग कौन कौन से हैं इसके अंदर कोशिकाओं में? तो केंद्रक होता है, अंतर्द्रव्य जालिका, फिर गोल्गी पिंड, लयकायिका, रिक्तिका, तंतुकणिका, लवक इत्यादि ये भाग जो हैं इसी कोशिका के अंदर फैले होते हैं। तो केंद्रक से अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्गी पिंड से लयकायिका, रिक्तिका, तंतुकणिका और लवक, ये जो अंगक हैं सब अंतर्द्रव्य जालिका में फैले होते हैं। जिसमें लवक, जो हरित लवक है, वह केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण वनस्पतियों के रंग, कलर हमें दिखाई देते हैं। वनस्पतियों में फलों में हम विविध रंगों के पाए जाते हैं वनस्पतियाँ इन्हीं लवकों के कारण। तो यह एक कोशिका है सामान्य तौर पर। जिसके अंदर आप देख रहे हैं कई अंग जो है वो यहाँ वहाँ बिखरे आपको नजर आ रहे हैं। तो दोनों कोशिकाओं में आप देखेंगे कुछ अंग आपको समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो आप पहचानिए कौन कौन सी कोशिका है ये अंगों को ध्यान से देखकर। ये बाह्य आवरण, ये अंदर का एक भाग, दूसरा भाग अंग, एक आवरण। तो आप इन आवरणों को देखकर, अर्थात बॉक्स को देखकर, चित्र को देखकर, अंगों को देखकर उनका नाम यहाँ लिखने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा नाम मैंने नहीं छोड़ा है, 4 ही अंगों के नाम यहाँ पर है। आपको पहचानना है कि ये कौन सा अंग हो सकता है कोशिका का। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है और हरित लवक है बच्चों, इसके अलावा जितने अंग हैं उनको देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी से भी बड़ा यंत्र की आवश्यकता होगी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सामान्य माइक्रोस्कोप से भी अधिक आवर्धन देता है।
अब हम देखेंगे आखिर कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है। मतलब कुछ घटक कोशिका में जाएंगे, कुछ घटक कोशिका से बाहर आएंगे। जिस तरह हम भोजन करने के लिए खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पाचन क्रिया होती है और वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही क्रियाएं कुछ कोशिकाओं में भी होती है। तो पहला है कोश की ऊर्जा का उपयोग करके जो प्रक्रियाएं चलती हैं, यानी इस प्रक्रिया के लिए कोशिका के अंदर स्थित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऐसी क्रिया जिनमें कोशिका की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है और वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो कोश की ऊर्जा का उपयोग कर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं कोश की भक्षण, एंडोसाइटोसिस, और दूसरा है कोशिकीय उत्सर्जन, एक्सोसाइटोसिस। तो भक्षण और उत्सर्जन क्रिया में कोश की ऊर्जा का प्रयोग होता है। और कोश की ऊर्जा का उपयोग किए बिना चलने वाली प्रक्रियाएं हैं विसरण, डिफ्यूजन, और दूसरा है परासरण, ऑस्मोसिस। ध्यान से देखिए किस तरह से यह एक चित्र केवल आपको यह दिखाई देगा कि कुछ भाग जो है वो किसी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी शरीर में पदार्थ को अंदर लेना और वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालना, ये दो क्रियाएं होती हैं। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अलग अलग माध्यम से, जैसे कि गेट से एक एक करके कोई घटक अंदर आता है, ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है और अंदर वह इकट्ठा हो जा रहा है। और उसका उपयोग होने पर वर्ज्य पदार्थ फिर बाहर निकल जाती है, यानी लेन देन की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। कोश की भक्षण हो रहा है पहले, उसके बाद उसका उत्सर्जन। तो इस तरह से वो दोनों क्रियाएं होती है। भक्षण होता है, फिर वो पार्टिकल्स में बदलते हैं और उसका उत्सर्जन भी होता है। तो कोशिकीय भक्षण, कोशिकीय उत्सर्जन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। कितनी अजीब बात है, छोटे से कोशिका के अंदर यह क्रिया चलती है। अगला है कोश की ऊर्जा का उपयोग किए बिना चलने वाली प्रक्रिया। पहला विसरण, डिफ्यूजन, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे छोटे अणुओं का कोशिका में प्रवेश होना और आवश्यक होने पर बाहर जाने की क्रिया, यह विसरण कहलाती है। दूसरा है परासरण, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर पानी का जो प्रवाह हो, तो विसरण में गैसों का लेन देन और ऑस्मोसिस में पानी का लेन देन यह होता है। बाहर से ऑक्सीजन
प्रवेश करता है, उसका उपयोजन होता है, ऊर्जा में रूपांतरण, अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से वहाँ से बाहर निकल गया या विसरण क्रिया में हो गया। तो दूसरा है पानी का लेन देन, जो कि परासरण ऑस्मोसिस होता है। और यह लेन देन पानी के अनुपात या दबाव से होता है। बाहरी और आंतरिक अनुपात के दबाव से यह अपने आप क्रिया होता है, यानी इसमें अलग से ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।